Please open your cam. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. सर कैसे हैं? हाँ, I'm fine. बढ़िया है, बढ़िया है. थैंक यू सर. सारे लोग अपने कैम ऑन कर लीजिए प्लीज. ये आप लोगों को नोटिफिकेशन पता ही चल गया होगा. जिनका कैम ऑन नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी उनको अटेंडेंस में. मैं इसलिए आपके बीच आया हूँ क्योंकि आज हम लोगों को एक बहुत ही स्पेशल फैकल्टी पढ़ाने जा रही हैं. ऑफ AKPG कॉलेज इटावा. और मैम का एक्सपीरियंस जो अनुभव है वो भी काफी अच्छा है और कई सालों का मैम आपकी जो PhD सुपरवाइजर की लिस्ट है उसमें मैम का नाम मेंशन है. तो जो भी टॉपिक मेरे ख्याल से यूनिट 4 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चल रहा होगा आपको, जिसमें आप लोगों को डॉक्टर प्रतिमा त्रिवेदी मैम, उसके बाद डॉक्टर अल्पना श्रीवास्तव मैम, आज हम लोगों के बीच में डॉक्टर पद्मा त्रिपाठी मैम आ चुकी हैं, हम लोगों को ज्वाइन कर चुकी हैं. तो प्लीज मैम को अच्छे से सुनिए, ठीक है. और मैम जो भी मैम का एक्सपीरियंसेस है जो उनसे आप शेयर कर सकते हैं अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, रिसर्च रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, टॉपिक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं. तो मैं मैम को इनवाइट कर रहा हूं. मैम प्लीज आइए, बच्चे आपका वेट कर रहे हैं. प्लीज आप ज्वाइन करिए मैम. डॉक्टर पद्मा त्रिपाठी मैम. Good afternoon, everybody. गुड आफ्टरनून. Good afternoon, ma'am. और कैसे हैं आप? Fine, ma'am. नमस्ते मैडम. नमस्कार नमस्कार श्यामदेव जी. जी मैडम. चावल चाहिए. हाँ, जी जी. सबसे पहले तो आप सबको बधाई कि आप सेलेक्ट हुए और 3 महीने से इस कोर्स वर्क का हिस्सा बने हुए हैं. आपने काफी नॉलेज गेन की है क्योंकि डिफरेंट टीचर्स आपके बीच में आए और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए और आपकी बातों को भी सुना. क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं इसलिए आपको बहुत ज्यादा अटेंटिव होने की जरूरत है. क्योंकि कोई भी टीचर जब आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताता है या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है तो कहीं ना कहीं आपको उसमें ये ढूंढने का मौका मिल जाता है कि कहाँ पर हम गलती ना करें और किस तरह के टॉपिक को लें. क्योंकि अमूमन क्या होता है कि आप जैसे ये कोर्स वर्क कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत तो आप अपने सब्जेक्ट का एक सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं. लेकिन जब आप रिसर्च की फील्ड में आते हैं तो बहुत प्रैक्टिकल होकर के वर्क करना पड़ता है. हो सकता है कि आपने किसी टीचर को सुना और आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि ये टॉपिक तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बताया गया है, हम इसको ही ले लें. लेकिन केवल सुनने में रुचिकर होने के कारण आपको सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस पे वर्क बहुत इजी हो जाएगा. और अगर आप ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हो सकता है वो आगे जाकर समस्या हो जाए. तो सबसे पहले तो आप टॉपिक के इंटरेस्ट के साथ साथ स्टडी मटेरियल पर ज्यादा जोर दें कि अगर उससे रिलेटेड आपके पास स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है तब उस टॉपिक पर फोकस करें. केवल देखने में अच्छा है, सुनने में अच्छा है, उससे आपका वर्क भी बहुत इजीली और अच्छा हो जाएगा. ये थोड़ा सा डाउटफुल रहता है. दूसरी चीज है जो स्कॉलर होते हैं उनके दिमाग में एक चीज और रहती है. क्योंकि मेरा आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, वैसे तो आपको कई चीजें बताई गई होंगी, रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी बताई गई होंगी, लेकिन सबसे ये कि दिमाग में एक होती है कि रिसर्च एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत लंबा समय लग जाता है. लेकिन अगर सही तरीके से इसको देखा जाए तो ये टाइम टेकिंग नहीं है बल्कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है.
यानी जब आप अपने टॉपिक पर फोकस नहीं कर पाते हैं, उसको बहुत सोच समझ करके चूज नहीं करते, तब तो ये टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप स्टडी मटेरियल रेफरेंस कलेक्ट करके और उसके बाद आप टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, तब ये एक केवल सिस्टमेटिक प्रोसेस बन जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं रह जाता है। इसके बाद फिर आपकी मेहनत होती है। अमूमन क्या होता है कि आप लोग सिनॉप्सिस बनाते हैं, फिर 6 महीने बिल्कुल रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं, क्योंकि अभी आप 6 महीने पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि बहुत मेहनत कर ली है, अब सिनॉप्सिस बन गई है तो थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए, और वो रेस्ट आपके उस लॉन्ग टर्म पीरियड में काउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एकदम से जो आप अभी एक्शन मोड में हैं, कि आपको बढ़िया से बताया गया है, मोटिवेट किया गया है, अच्छी सी चीजें दिमाग में है, और उनको जब आप रेस्टिंग मोड में डाल दोगे तो डेफिनेटली 6 मंथ्स आपका जो कोर्स वर्क का फायदा है वो और डिले हो जाएगा। तो उससे आपकी पीएचडी फिर टाइम टेकिंग वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आपको लगेगा ये तो खत्म ही नहीं हो रही है। अगर देखा जाए तो उसमें से लगभग 60% जो पीएचडी का हिस्सा होता है वो आपका केवल मटेरियल कलेक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि आपने उस पर क्या पढ़ा है, उसके पर जब आप टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि क्या इस पर कोई वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। यदि इस पर कोई वर्क नहीं हुआ है तो डेफिनेटली फिर आपको रेफरेंसेस कलेक्ट करने में थोड़ी सी समस्या भी हो जाएगी। फिर आपको टोटली लाइब्रेरी में बैठ करके पहले रेफरेंसेस पर फोकस करिए, तब टॉपिक का सिलेक्शन करिए। लेकिन अगर कहीं भी इस पर थोड़ा वर्क हुआ है तो आपको रेफरेंस कलेक्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको देखना है कि क्या वर्क इससे रिलेटेड, सेम टॉपिक पर नहीं पर उससे रिलेटेड टॉपिक पर आपका कोई वर्क अगर हुआ है तो उससे आपको काफी सपोर्ट मिलने वाला होता है। दूसरी चीज होती है कि इसके अंतर्गत टॉपिक सिलेक्शन के बाद, यानी आपने देखा कि हमको ये अच्छा लग रहा है और इस पर वर्क करने में भी हमको अच्छा लगेगा, इस पर वर्क पहले हुआ भी है इसके और जो अदर पार्ट्स हैं उन पर, तो क्यों ना हम इसको चुने और इस पर हम अच्छे से फोकस कर पाएंगे, तो टॉपिक का सिलेक्शन आपके अकॉर्डिंग हो जाता है। उसके बाद फिर जब आप आगे बढ़ते हैं फिर उसका इंट्रोडक्शन आता है कि आप इस टॉपिक को क्यों लेना चाह रहे हैं। यानी जब आप थीसिस लिखने जा रहे हैं तो उसमें फोकस करना पड़ेगा कि आपने इस टॉपिक को क्यों चुना है। तो उसको मैं आपकी भूमिका में या उसकी पृष्ठभूमि में बताना पड़ेगा कि ये टॉपिक क्यों, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, इस पर क्या वर्क हुआ है, अब तक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस पे कोई वर्क हुआ है, उसमें क्या डेटा निकले थे, क्या हुआ था। यानी पूरा इंट्रोडक्शन उस टॉपिक से संबंधित आपको लगभग 10, 12, 20 पन्नों का आपको आराम के साथ उसमें लिखना पड़ेगा। ये टॉपिक क्या है, जैसे आप एग्रीकल्चर पर ही लेते हैं तो आप पूरा लिखते हैं कि हमारी इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री है, क्यों है, इसका जो प्राइमरी सेक्टर है वो आज भी एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड रहता है, कितना एग्रीकल्चर में लेबर लगा हुआ है हमारा, कितना फीमेल लेबर लगा हुआ है इसमें, इंडिया की पोजीशन क्या है। यानी जो पूरा एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर का जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है वो पूरा आपको फिर इसमें लिखना पड़ेगा। फिर एक आध जो थीसिस और हुई होंगी उसमें भी कहना पड़ेगा कि इसकी स्टडी हुई थी, या फला कमीशन ने इस पर ये विचार दिया था, या ये आयोग गठित हुआ था, इस पर ये हुआ था, नाबार्ड का ये है, रिजर्व बैंक ने इस पर ये काम किया, कॉमर्शियल बैंक ने ये इस पर किया। तो वो सारा कुछ आपको इंट्रोडक्शन में डालना पड़ेगा। इसके साथ साथ इस पर यह भी देखना होगा कि इस टॉपिक के बारे में, पर्टिकुलर टॉपिक पर हमारे कुछ जो लीडर्स हैं या जो मंत्री हैं या जिन्होंने इस पर काम किया, उन विद्वानों ने क्या अपने व्यूज रखे हैं उन पर, उनको भी आपको इसमें फोकस करना पड़ेगा, उनको भी देना पड़ेगा कि इस तरह से इन्होंने भी इसमें वर्क किया। जैसे आप पॉवर्टी पर वर्क करते हैं तो आप लिखते हैं तेंदुलकर समिति ने ये कहा था, हाँ, या जो भी समितियां गठित हुई हैं वो आपको क्या है, तो मानक क्या है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, आम आदमी के अकॉर्डिंग क्या, तो ये सारी चीजें आपको इसमें देनी पड़ती हैं। इसके बाद आता है कि आप इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स लेकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कोई टॉपिक चूज करते हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हम इसको क्यों चूज कर रहे हैं, इसके हमारे पीछे लेने के पीछे कारण क्या है। तो कहीं ना कहीं आप उसमें ये देखते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पर इस टॉपिक क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, या हमारे सोर्स ऑफ इनकम पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, एम्प्लॉयमेंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इंडियन इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और इसके साथ साथ क्या नई स्टडी हम समाज के सामने रखने वाले हैं।
तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किए जाते हैं कि इस कारण से हम इस टॉपिक को लेने वाले हैं। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए तो समझ लीजिए आपको थीसिस लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप ही कंफ्यूज हैं, आपको ही नहीं जानकारी हो रही कि हम इस टॉपिक को ले तो लिया है पर हम क्यों ले लिया है, मोटिव क्या है, तो फिर आप कैसे उस पर स्टडी करेंगे। तो डेफिनेटली आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए। अगर आपने मेल फीमेल का डिफरेंस करके लिया है कि आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मेल डोमिनेंसी है, फीमेल डोमिनेंसी है, इकोनॉमिक अर्निंग्स में उनकी मेल की क्या पार्टिसिपेशन है, फीमेल का पार्टिसिपेशन क्या है, तो ये सारी चीजें बहुत क्लियरली आनी चाहिए कि आप किस पर फोकस कर रहे हैं। मेल में भी आप चाइल्ड है, मेल चाइल्ड है, यूथ है आपके, और इसके साथ साथ आपके प्रौढ़ आ जाते हैं, वो एडल्ट आ जाते हैं, वो सब आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो इनके अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव्स में ही डालना पड़ेगा कि इस चीज का जो हम अध्ययन कर रहे हैं इसका 20 ईयर से कम में क्या इफेक्ट है, 20 to 50 में इफेक्ट क्या है, उसके बाद 50 to 100 या जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की है उसमें इसका क्या इफेक्ट आने वाला है। तो ये सारी चीजें आपकी ऑब्जेक्टिव से क्लियर हो जानी चाहिए। क्योंकि जब आपने देखा होगा, जब आप थीसिस का वाइवा देते हैं तो आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, इसीलिए पूछे जाते हैं कि आपने पूरी जो थीसिस की है उसमें कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं रहे हैं कि आप शुरुआत में तो ऑब्जेक्टिव्स कुछ ले लिए और वर्क करते करते उसका जो जब समरी आई, जो फाइंडिंग्स आई, वो ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल अपोजिट हो गई। तो इसलिए आप ऑब्जेक्टिव्स पहले डिफाइन करिए, उनको क्लैरिफाई करिए और उसी पर एक एक करके फोकस करते हुए आप अपने चैप्टर्स बनाते जाइए। जो ऑब्जेक्टिव्स में है उसी के अकॉर्डिंग चैप्टराइजेशन कीजिए, एक एक चैप्टर पर फोकस कीजिए और टाइम लिमिट बांधिए। अगर आप टाइम लिमिट नहीं डिसाइड करते हैं तो ये तो लॉन्ग टाइम वर्क हो जाएगा, करते ही रहोगे। तो इसके अंतर्गत आपको कहीं ना कहीं एक टाइम को डिसाइड करना ही पड़ेगा कि हमको ये चैप्टर लगभग 1 से 2 महीने में इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से 2 महीने का जो आप टाइम देंगे तो आप उसके हिसाब से फिर वर्क भी करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और सोचेंगे कि टाइम लिमिट के बाद ये नहीं जाना चाहिए, टाइम लिमिट में रहना चाहिए। इसके बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव्स में ही देना पड़ेगा आपको कि किस डाटा का प्रयोग करने वाले हैं। क्योंकि जो हमारी रिसर्च होती है वो भी 2 तरह के डाटा पर बेस होती है, एक तो प्राइमरी डाटा होता है, दूसरा सेकेंडरी डाटा होता है। अमूमन जो प्राइमरी डाटा होता है वो हम लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि जो डाटा आप कलेक्ट करके ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए यूजफुल भी होने वाला है। क्योंकि सेकेंडरी डाटा अमूमन टेबल वर्क के, आप बैठ गए, आपने रेफरेंसेस कलेक्ट किए, आपने इकोनॉमिक रिव्यूज ले लिए, बहुत सारी मैगजीन्स ले ली और उनसे बैठ करके आप अपनी थीसिस को बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बहुत कुछ नया निकल के नहीं आ पाता है। अगर आप प्राइमरी डेटा पर उसको बेस करते हैं तो हो सकता है कि आप तो मेहनत करेंगे, उस मेहनत का रिजल्ट हमारी सोसाइटी को भी मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं हम बता पाएंगे कि जैसे पॉवर्टी का ही आप लेते हैं टॉपिक, तो पॉवर्टी एलिवेशन में कि हमारे जो गांव के क्षेत्र हैं या जो शहर के क्षेत्र हैं उसमें गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग भी की गई है, प्रोग्राम्स भी चलाए गए, तो उनके रिजल्ट्स क्या आए हैं, तो वो सारी चीजें आपके डाटा सोर्सेज में आएंगी। तो वो आपका जो सर्वे होगा वो प्राइमरी डाटा पर होगा। सेकेंडरी डाटा का भी प्रयोग होता है, जैसे आपको जब गवर्नमेंट की कोई स्कीम बतानी है, गवर्नमेंट की फाइंडिंग्स बतानी है, तो वो तो आपके सेकेंडरी डाटा में ही जाएंगी। लेकिन आपका जो सर्वे वर्क होगा वो आपका टोटली प्राइमरी डाटा पर होगा। उसको चैलेंज भी नहीं कोई कर सकता है, क्योंकि आपने जो कलेक्ट किया, जो हमको सर्वे में मिला, हमारे क्वेश्चनियर के अकॉर्डिंग, हमारे बातचीत के अकॉर्डिंग जो मिला वही हमारे लिए फाइनल है। भाई किसी के मुंह में हम अपने शब्द थोड़ी डाल सकते हैं, जो उसने बताया उसी के अकॉर्डिंग हमारा चला। सैंपलिंग होती है, रैंडमली सैंपलिंग होती है, क्योंकि हम कहीं पर भी एकदम से नहीं उठाते हैं। यानी कि पूरा लॉटरी सिस्टम है या हमने एक पूरा ग्रुप तैयार किया, उसमें से पर्ची सिस्टम से निकाला, या रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से हमने अपने जो जिन पर हमको रिसर्च करनी है वो ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम एक गांव पर करते तो पूरे गांव को तो ले नहीं सकते हैं, उसमें हम कुछ परिवार रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं और उन्हीं से क्वेश्चनर के जरिए या स्वयं जाकर के उनसे बातचीत के जरिए डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको फिर टेबल में रख करके एनालिसिस करके फिर हम उनसे रिजल्ट्स या फाइंडिंग्स लेते हैं।
तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी ऑनेस्टी, कि आप वाकई में सर्वे वर्क से डाटा लेते हैं या यूं ही मन से भर देते हैं। जब मन से भरेंगे तो आपके रिजल्ट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी आ जाएगी। तो इसलिए सर्वे के आधार पर आपको जो डेटा मिल रहा है क्वेश्चनर बना करके, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना डाटा कलेक्शन करना चाहिए। अब जैसे मेरा वर्क एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर फील्ड पर है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में मेरी पीएचडी ज्यादातर रही है, लेकिन मेरा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन वीमेन एम्पावरमेंट पर भी रहता है कि महिलाओं की भूमिका आजकल क्या हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आधी आबादी है, तो डेफिनेटली जो हमारा इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर है उसमें उनकी भूमिका इम्पोर्टेंट है, घर परिवार में भी उनकी भूमिका इम्पोर्टेंट है, और इवन देन ये माना जाता है कि हमारे दोनों हाथ वर्किंग हो जाते हैं। तो जब दोनों हाथ वर्किंग है तो डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा कि उनका परिवार की इकोनॉमी में और अपने डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी में और अपनी कंट्री की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो निश्चित तौर पर ये डाटा अगर आपको मिलेगा तो सही हमारे सामने पिक्चर आएगा कि महिलाएं क्या वाकई में इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ कर पा रही है या नहीं। क्योंकि अमूमन जब आप देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी बनती है, फिर हम लोग रोते हैं बैठ करके, गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं बनी, हमारे लिए नहीं बनी। तो आप जैसा ऊपर भेज रहे हो उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी मेकिंग हो रही है। तो जब आप शो कर रहे हो कि हमारे यहाँ महिलाएं बहुत आगे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फंडिंग होगी, उसी के अकॉर्डिंग उनके जो पॉलिसी है वो मेक होंगी। तो आपको कहीं ना कहीं अपने रिसर्च वर्क के माध्यम से गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में भी सपोर्ट करना है। इस तरह का रिसर्च वर्क आपको करना चाहिए। एरिया डिसाइड करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी इंडिया में तो आप घूम नहीं सकते हो। हाँ, हमारे यहाँ डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट उनका कल्चर है। तो आपको पर्टिकुलर एक एरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका रिसर्च फील्ड क्या होना चाहिए, कितनी एरिया तक आपका सर्वे होगा और कितनी एरिया तक आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि हम इसके साथ न्याय कर सकते हैं। तो उस फील्ड को आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा जो रिसर्च एरिया रहेगा वो लगभग 20 विलेजेस है या 10 विलेजेस है, 10 हमारे सिटी है। तो इस तरह से उनको आपको खोलना पड़ेगा कि हम इसमें अपना सर्वे वर्क करेंगे। इसके साथ फिर हमारा वर्क स्टार्ट होता है कि जब हमने अपना फील्ड डिसाइड कर लिया, अपना एरिया डिसाइड कर लिया, फिर सैम्पलिंग मेथड से हमने अपने फैमिलीज डिसाइड कर ली, फिर हमने पर्सन्स डिसाइड कर लिए, और उसके आधार पर हमने पूरी टेबल बनाई। टेबल में डाटा फीड करेंगे और उससे आगे जाकर के फिर उसमें टूल्स प्रयोग होते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स प्रयोग होते हैं, अरिथमेटिक मीन है, कोरिलेशन है। अमूमन जो ज्यादातर टूल्स आते हैं वो आपकी अरिथमेटिक मीन है, कोरिलेशन है और मोड। ये कुछ जो है ये सबसे ज्यादा उसमें प्रयोग की जाती है। इसके साथ साथ आपको टेबुलेशन आना चाहिए कि किस तरह से आप उसको सारणीबद्ध करें, क्योंकि जब आप एक जगह का सर्वे करेंगे तो मात्र एक पन्ने में आपके पास डाटा रहेगा, लेकिन ऐसे ही जब आप 20-25 गांव का सर्वे कर लेंगे तो आपके पास केवल फाइल तैयार हो जाएगी इसके अंतर्गत, और उसमें उस फाइल के अंतर्गत आपके बहुत सारे जो सर्वे वर्क है वो इकट्ठा होगा। अब आपके हाथ पैर फूल जाएंगे कि इतना डाटा लेकर के अब हम कैसे इसको कंबाइन करेंगे। अगर आप सेकेंडरी डाटा पर करते हैं तो आपको एक बड़ी टेबल बनानी पड़ेगी। आपकी चीजें सारी एरिया या जो आपने कॉलम्स बनाए वो सब वही रहेंगे जो आपके एक छोटी टेबल में होंगे, लेकिन उनको कंपाइल किया जाएगा। आपके चूंकि पहले उस टेबल में केवल एक गांव का डाटा है, फिर आपके उसी टेबल में 10 गांव का डेटा आएगा, तो कंपाइल करके वो टेबल बनाई जाएगी। फिर कंपाइल करने के बाद फिर आपका जैसे डायग्राम बनना है, डायग्राम भी कई तरह के होते हैं ना, तो कौन सा डायग्राम यूज हुआ। बार डायग्राम मोस्टली यूज होता है क्योंकि सबसे इजी होता है और एक ही एट ए ग्लांस सब कुछ उसमें दिख जाता है, तो बार डायग्राम ज्यादा होता है। पाई डायग्राम भी यूज होता है, वो अट्रैक्टिव करने के लिए हो जाता है। जैसे पाई डायग्राम बनाते हैं डिफरेंट कलर से, बड़ा सर्किल खूबसूरत सा बना दिया, कहीं कुछ दिखा दिया, तो वो एक आपके रिसर्च को खूबसूरत सा भी बनाएगा। क्योंकि आप जानते जब आप उसी काम में लगातार लगते हो तो कहीं ना कहीं बोरियत भी आ जाती है, लगातार उसी में लगे हो, तो थोड़ा सा अट्रैक्शन भी उसमें आना चाहिए। तो डायग्राम की खूबसूरती उसमें अट्रैक्शन लाती है। कहीं आपको लग रहा है कि अगर हम एक इसमें मैप दे दें जहां पर हम इस स्थिति को क्लियर और कर सकते हैं, वो भी आप उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो थीसिस है
वो बोरिंग नहीं होगी। क्योंकि अमूमन आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग बच्चे होते हैं और कोई बुक पढ़ने को दी जाती थी तो सबसे पहले देखते उसमें कोई पिक्चर तो नहीं है, पन्ने नहीं खोलते थे, पहले उसकी पिक्चर देखते थे पलट के। जब पिक्चर दिखती थी दोनों पन्ने सीधे करके पहले आराम से पिक्चर देखते थे, फिर आगे देखते थे अब पढ़ना क्या है। तो वो कहीं ना कहीं इंसान बड़े हो गए हैं लेकिन वो बचपन या वो जो चाइल्डहुड है वो अभी भी जीवित है। तो जब वो खूबसूरत सी चीज आ जाती है ना डायग्राम के रूप में तो थोड़ी देर हम लोग रुक जाते हैं कि काला काला देखते देखते उसमें लाल ग्रीन रेड ग्रीन ब्लू कलर देखते हैं, थोड़ी देर देखते हैं और उस डायग्राम की स्टडी करते हैं कि ये डायग्राम क्या कहने जा रहा है, यानी जो बार डायग्राम है वो हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, किस चीज को बता रहा है। थोड़ी देर उस पर फोकस करते हैं तो लगता है कि हाँ इस लड़के ने वर्क किया है, मतलब देखिए इस डायग्राम से बहुत कुछ हमको स्पष्ट हो रहा है। और वो ऐसा होना चाहिए कि जो इकोनॉमिक्स में नहीं है वो भी उसको देख करके समझ सके कि ये स्टूडेंट क्या कहना चाह रहा है इस डायग्राम के जरिए। क्योंकि पेपर में आप देखते हैं डायग्राम निकलते हैं तो सब थोड़ी इकोनॉमिक्स पढ़े होते हैं, लेकिन उस डायग्राम से जान जाते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना डेवलप कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कितना डेवलप कर रहा है, कितना हमारे ऊपर लोनिंग है, कितना हमारा इकोनॉमिक डेप्ट है, कितना फॉरेन ट्रेड है, कितना इंपोर्ट है, कितना एक्सपोर्ट, सब कुछ बार डायग्राम से ही तो डिफाइन होता है। तो उसको हर आदमी इजिली पढ़ लेता है। तो इस तरह से आप अपनी थीसिस को एक अट्रैक्टिव वे भी दे सकते हैं। फिर लास्ट में आपको देखना पड़ेगा कि जो हमने किया है यानी रिजल्ट के रूप में कह सकते हैं फाइंडिंग्स, कि इतना सब हमने मेहनत की है, लास्ट में फाइंडिंग क्या आई हमारी, क्या रिजल्ट हमको मिला है जो हम समाज को सौंपने जा रहे हैं, जो हम अपनी यूनिवर्सिटी में जिसको जमा करके और हम अपनी उपाधि को ले लेंगे, पीएचडी होल्डर बन जाएंगे। तो इसके अंतर्गत हमको देखना होगा कि फाइंडिंग क्या है हम, और फाइंडिंग आपके ऑब्जेक्टिव से मिलती जुलती होनी चाहिए कि जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे वो आपको फाइंडिंग के रूप में फुलफिल करते हुए मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो तभी आपका मकसद सफल हो पाएगा रिसर्च करने का। तो इसलिए फाइंडिंग्स पर बहुत ध्यान दीजिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो आप इतना मेहनत करके फाइंडिंग पे आके दिग्भ्रमित हो जाएं कि अरे अब हम क्या कहें, क्या रिजल्ट आ रहा है, कुछ नहीं हम कर पा रहे। तो फाइंडिंग्स पर भी फोकस करना कि जो रिजल्ट हम दे रहे थे, अगर हम वीमेन एम्पावरमेंट को शो करना चाह रहे थे तो फाइंडिंग्स में आना भी चाहिए कि क्या हमारे यहाँ वीमेन एम्पावरमेंट है कि केवल पॉलिसी में है, केवल नारों में है, केवल वादों में है, या हकीकत में है। और उसमें फिर आपको डाटा कलेक्शन का रेफरेंस देना पड़ेगा कि इतने गांवों का सर्वे करने के बाद हमको लगा कि महिलाएं सशक्त हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम कर रही हैं, इंडस्ट्री में भी काम कर रही हैं, अर्निंग उनकी एग्रीकल्चर में ज्यादा है कि इंडस्ट्री में ज्यादा है, कहाँ ज्यादा है, गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा है कि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है। तो ये जो क्लासिफिकेशन आपने किया था उस क्लासिफिकेशन को आपको फिर पूरा डिटेल में डिफाइन करना पड़ेगा कि फाइंडिंग्स में कि हमने इस तरह से सर्वे किया और उसकी फाइंडिंग हमारे सामने ये आई है। तो वो जो फ्रूटफुल स्टेटमेंट्स आपके जो होंगे वही आपका असली निचोड़ होगा और वही आपकी थीसिस को जस्टिफाई करेगा कि आपका वर्क किस दिशा की ओर गया है। आप लास्ट में समरी भी लिखते हैं। समरी लिखना कोई कठिन बात नहीं है क्योंकि समरी में आपने इंट्रोडक्शन से कुछ उठाया, कुछ आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को एक लाइनबद्ध कर दिया, यानी ऑब्जेक्टिव्स तो पॉइंट वाइज होते हैं, उसको कतारबद्ध कर दिया यानी डिफाइन कर दिया, एनालाइज कर दिया, वो उसको समरी में आ गया। फिर आपने कुछ जो सर्वे में किया था वो समरी में डाला कि हमने ये एरिया लिया था, ये गांव लिया था, ये शहर लिया था, ये ब्लॉक लिया था, ये हमने इसमें इतने ब्लॉक्स थे, इतनी तहसील थी, इतनी ग्राम सभाएं थी, उसमें हमने ये पार्ट चुने थे, एक गांव में हमने 20 परिवार लिए थे, एक शहर में हमने 20 परिवार लिए थे, ये किया, इसका रिजल्ट ये आया। यानी पूरी जो कुछ आपने किया उसको समराइज आप कम से कम 25 पेज में 30 पेज में आराम से कर सकते हैं। ये हो जाता है। फिर इसके बाद आपने जो रेफरेंसेस कलेक्ट किए थे, जो किसी भी थीसिस की बैकबोन कहो या जान कहो कहे जाते, क्योंकि बिना रेफरेंस के आप थीसिस आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे। रेफरेंस, तभी तो मैंने कहा कि जब आप टॉपिक डिसाइड करें तो थोड़े से रेफरेंसेस जरूर देखें, क्योंकि बिना रेफरेंस किए हुए तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाएगा कि आपको कोई टॉपिक देखने सुनने में अच्छा लगा, आपने ले लिया, अब जब उस पर वर्क शुरू किया तो कोई रेफरेंस ही नहीं था। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने अपना रिसर्च वर्क सेरिकल्चर इकोनॉमिक्स में किया था, तो देखने में बड़ा अच्छा लगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सेरिकल्चर एक बिल्कुल नया फील्ड है
और उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। भाई कोई रेशम के मलबरी प्लांटेशन करता है, कोई मलबरी के जो पत्ते होते हैं उनको तोड़ता है, कोई कीट जो होते हैं सेरिकल्चर के उनको डालता है, फिर वो कैसे उसको मलबरी कलेक्ट किया जाता है कीड़ों से। तो ये सारा प्रोसेस बड़ा अच्छा सा लगा, टॉपिक ले लिया, लेकिन जब उसके हम मैदान में उतरे तो रेफरेंसेस नहीं थे, क्योंकि इतना वर्क नहीं उस पर हुआ था, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ गया था। तो इसलिए थोड़ा रेफरेंसेस पर जरूर जोर दें और उसके बाद ही अपने टॉपिक की तरफ फोकस करें, तो आपका वर्क थोड़ा सा आसान आपके लिए हो जाएगा और फिर वो हड़बड़ाहट और घबराहट नहीं आएगी कि हमने ये वर्क शुरू कर दिया। क्योंकि अभी तक तो आप सब सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, तो सब कुछ सुनने में अच्छा लग रहा, कुछ सुना हुआ भी होगा पहले से, क्योंकि सब कहीं पढ़ा भी रहे हो और कहीं ना कहीं पढ़े भी हो, तो सब कुछ सुना सुना लग रहा होगा। तो उसके आधार पर आप अगर थीसिस पर उतरते हो तो थोड़ा सा अपने साथ अन्याय करेंगे। तो रेफरेंसेस के बेस पे और अपने टॉपिक को किस दिशा में ले जाना है बहुत विचार करने के बाद आप डिसाइड करेंगे, तो आपका रिसर्च पर बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद आपने देखा होगा जब रिसर्च बिल्कुल फाइनल हो जाती, बिब्लियोग्राफी होती है कि आपने जो रेफरेंसेस लिए हैं, नहीं तो वो चोरी आ जाएगी कि आपने रेफरेंसेस भी ले लिए, कहीं उनका जिक्र तक नहीं किया, कहीं उनको लिखा नहीं है, तो आपको बिब्लियोग्राफी में कि कौन सी बुक है, कौन सा एडिशन है, किस मंथ का है, किस राइटर की है, किस पेज का है, तो ये पूरा बना करके आपको लास्ट में लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप वर्क करते हैं तो वर्क आपका कोई कठिन नहीं होगा, बड़े आसानी का वर्क हो जाएगा। और जो सब्जेक्ट चुनने में वो करें कि जो आपको लगे कि आपके दिमाग में क्लिक कर रहा हो और आपको लगे इस पे अच्छा काम कर सकते हैं, यानी टॉपिक की अट्रैक्शन से ज्यादा उसके स्टडी मटेरियल और रेफरेंसेस पर जब आप जाएंगे तो आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा बन जाएगा और आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। अब इसमें तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं है। बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। यस मैम, मैम काफी चीजें आपने बताई, Yes, ma'am. बहुत अच्छे से क्लियर हो गई माइंड में, एक रोड मैप मिल गया, ब्लूप्रिंट की तरह है आपका लेक्चर आज का। बहुत हाँ, सारी मतलब हमने देखा ना, अमूमन बच्चे यही परेशान रहते हैं कि अब उतर तो गए, 6 महीने का भी कोर्स वर्क पूरा होने वाला है, और अभी चूंकि अभी आप लोग अगर अभी तो शायद ऑनलाइन है तो घरों पर होंगे, नहीं तो कहीं अगर आप यूनिवर्सिटी में होते तो लाइब्रेरी में बैठ करके बहुत अच्छा मौका था आपके सामने ये सिनॉप्सिस कंप्लीट करने का। लेकिन अब ऑनलाइन है तो मजबूरी है कि फिर आपको, लेकिन चलिए आजकल तो गूगल बाबा है ना, तो आप रेफरेंसेस वहां से देख सकते हैं और आप हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। वो बाबा जी आपकी मदद करेंगे। वैसे भी पुरानी कहावत है कि जब नई पीढ़ी फंसती है तो पुरानी पीढ़ी याद आती है, नहीं बाबा की शरण में जाते हैं, तो वो गूगल बाबा आपकी डेफिनेट मदद करेंगे और रेफरेंसेस कलेक्ट करने में आपकी बहुत सहायता करेंगे। अब प्रश्न ये आता है, आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में तो पढ़ा है, काफी कुछ सुन लिया होगा आप लोगों ने ये रिफॉर्म्स के बारे में, आपके दिमाग में क्या आ रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म से? आपने प्रतिमा मैडम का लेक्चर सुना है और अल्पना मैडम का भी लेक्चर सुना है, तो ये रिफॉर्म्स से आपके दिमाग, इकोनॉमिक रिफॉर्म से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? अगर हम आपसे ये कहें कि इकोनॉमिक रिफॉर्म पे आपको पीएचडी करने कोई टॉपिक सोचो, तो क्या आप सोचेंगे? कुछ ब्लूप्रिंट आया हो दिमाग में? देखो बहुत नया नया कुछ हो रहा है रिफॉर्म्स। वैसे तो अगर हम आपको सब्जेक्टिव बताएं तो हमारे यहाँ रिफॉर्म्स कब से स्टार्ट हो गए हैं? 91 से स्टार्ट हुए हैं मैम, बट जो प्रॉपरली हुआ है वो 1991 से मनमोहन सिंह जी ने। हाँ, रिफॉर्म 1991 से ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हम लोग जब स्वतंत्र हुए उस समय तो स्वतंत्रता की खुशी भी थी, और उस समय जो हमारे लीडर्स थे उन पे हम बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करते थे, तो जो हो रहा था वो सब बढ़िया ही चल रहा था, और मिक्स इकोनॉमी की तरफ चले थे, क्योंकि हम लोग एक तरह से समाजवाद का नारा लेकर के चल रहे थे कि समाजवादी व्यवस्था हो, तो हमारी इकोनॉमी उसी के अकॉर्डिंग चल रही थी, यानी उसमें पब्लिक सेक्टर्स का बोलबाला था, प्राइवेटाइजेशन बहुत कम मात्रा में था। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जब कोई भी कंट्री होता है रिफॉर्म्स की बात करता है, तो रिफॉर्म्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? उसके बुनियादी ढांचा या जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहां से स्टार्ट होता है। क्योंकि आपको जो भी, जैसे आप मकान बनाना भी चाहते हो
तो आप ऐसे नहीं कि कहीं कोई दीवार खड़ी कर दो, जो आपका बेस तैयार होगा उसी पर आपकी फाउंडेशन तैयार होगी। मर्जी से कोई भी कमरे की दीवार कहीं नहीं बना सकते हो, अगर आपने फाउंडेशन में उसका नहीं डाला है दीवार को, तो आप दीवार प्लेटफॉर्म पे नहीं बना पाओगे। तो वही चीज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। आपसे कोई कहे कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप इंडस्ट्री लगा दीजिए, अब ना वहां बिजली आती है, ना सड़क है, ना कोई ट्रांसपोर्ट है, और ना ही रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो पाए, तो आप कैसे इंडस्ट्री डालोगे? इसीलिए कहा जाता है कि जो रिफॉर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए होते हैं वही रिफॉर्म्स जो है स्टेबल होते हैं। बाकी तो कोई भी आप सुधार कर दीजिए, बातों में, कागजों में, फाइलों में सारे सुधार हो जाते हैं। आपने देखा था कि अगर अपने देश की पिक्चर को बदलना है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना ही चाहिए, मेन वही उसी सोर्स पर रिफॉर्म होने चाहिए। आपको याद हो अमेरिका में जब 1930 में महामंदी आई थी, तो उससे उबारने के लिए रूजवेल्ट की एक न्यू डील पॉलिसी आई थी। न्यू डील पॉलिसी ने अमेरिका में एक ड्रास्टिक चेंज किया था। इसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की भी हालत बहुत खस्ता हो गई थी। हिरोशिमा नागासाकी कांड हुआ था, बॉम्बार्डिंग हुई थी, वहां पर मार्शल योजना आई थी। इन दोनों योजना में न्यू डील पॉलिसी अमेरिका और मार्शल योजना, इन दोनों ने इतना अच्छा काम किया कि आज आप देख रहे हो, जापान की भी पिक्चर देख रहे हो और अमेरिका की भी पिक्चर देख रहे हो। उसी तरीके से हमारे यहाँ 1991 में रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत उस रिफॉर्म में क्या था, एलपीजी। एलपीजी जानते हो? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। हाँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको शॉर्ट में एलपीजी कहते हैं। यानी वैसे आप रिफॉर्म ना याद रख पाए, एलपीजी तो सभी यूज करते हैं, तो कह सकते हैं आप एलपीजी हुआ था। तो 1991 का जो सुधार था एलपीजी के माध्यम से, ये सुधार बहुत अलग था। आज हम लोग कह रहे हैं ना कि सारा कंट्री सब प्राइवेटाइज हो रहा है, 91 से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और ये कहा गया था कि चूंकि हम मिक्स इकोनॉमी में थे और नाम मिक्स का था, लेकिन हम लोग पब्लिक सेक्टर पर फोकस करने वाले थे, तो प्राइवेटाइजेशन एकदम से हो नहीं सकता था। तो ये कहा गया था कि इसको चरणबद्ध तरीके से, ग्रेजुअली इसको हम धीरे 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 सेक्टर्स को प्राइवेट करेंगे और हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमने देख लिया था कि जो हमारे यहाँ प्रोसेस चल रहा था उससे इकोनॉमी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रही थी। तो इसलिए रिफॉर्म्स में कहा गया था कि हम धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे, और वही प्रोसेस आज भी चलता चला आ रहा। आप देख रहे होंगे कि लगातार सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ना पड़ रहा, क्योंकि ये कहा जाता है कि तालाब का पानी अगर स्थिर हो जाता है तो उसके अंदर बदबू और सड़ांध आ जाती है, तो डेफिनेटली फ्लो का होना बहुत जरूरी है। तो इसी फ्लो के अंतर्गत अगर हम पब्लिक सेक्टर ही डेवलप करते चले जाएंगे तो अकर्मण्यता आती, इनएफिशिएंसी आ जाती, एक ही वर्क कल्चर डेवलप होता चला जाता है। व्यक्ति जो एक बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और एक इनएफिशिएंट है, दोनों की जो मैन फोर्स है वो एक ही तरफ रहती है, तो कोई बहुत फायदा इकोनॉमी को नहीं होता है। तो फिर उसमें प्राइवेटाइजेशन की बात होती है कि कम से कम जो एफिशिएंट वर्क कल्चर है हमारे यहाँ का, वो निकल के आए और इकोनॉमी में अपना फुल्ली पार्टिसिपेशन करे। तो इसके लिए भी फिर प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा चेंज 1991 से शुरू हुआ था, और इसके अंतर्गत इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ था। क्योंकि अभी तक क्या हुआ था, जब हम स्वतंत्र हुए थे तो ज्यादातर हमारी जो इकोनॉमी थी वो इंपोर्ट बेस्ड थी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसा था ही नहीं। अंग्रेजों ने जो चाहा वो डेवलप किया, जो नहीं चाहा वो डेवलप नहीं किया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे सारे सेक्टर नहीं डेवलप हो पाए। इंपोर्ट पर हम ज्यादा फोकस किया, एक्सपोर्ट पर फोकस नहीं किया। तो इस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में ये जोर दिया गया कि हम अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को और ज्यादा डेवलप करें, और जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनमें डाइवर्सिटी लाएं, यानी विविधता लाएं। क्योंकि अगर हम एक ही तरह के उद्योग लगाएंगे तो फिर उससे एम्प्लॉयमेंट पर बहुत अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो डाइवर्सिटी, जैसे हम लोग कहते हैं ना, नहाने का साबुन है, अगर केवल लक्ष्य बनेगा तो केवल एक ही इंडस्ट्री की जरूरत है, उसी में सारे लेबर लगे रहेंगे, भाई 5 है 10 लगा दीजिए। लेकिन जब डिफरेंट सोप बनते हैं
तो उनका रंग अलग होता है, उनकी पैकिंग अलग होती है, किसी में दूध पड़ा है, किसी में मलाई पड़ी है, किसी में बादाम पड़ा है। तो डेफिनेटली इन्हीं सब के आधार पर इंडस्ट्री भी लगती है। इंडस्ट्री लगती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, आपको बढ़िया से खूबसूरत से पैक में बेचा जाता है कि नहीं। कोई कहता अब ही गोरे हो जाओगे, कोई कहता नहीं 2 घंटे बाद गोरे हो जाओगे, कोई कहता नहीं आजीवन ही गोरे रहोगे। तो ये कंज्यूमर को कैसे किया जाए? अब अगर एक ही बनेगा तो आप ये वादे कैसे कर पाओगे? इसीलिए तो डाइवर्सिटी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमारा सेंट्रलाइज की डिसेंट्रलाइज होता है, और इकोनॉमी भी अपग्रेड होती है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, इनकम भी जनरेट होती है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है, नेशनल इनकम भी बढ़ती है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। इसीलिए सारे रिफॉर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर से ही स्टार्ट किए जाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो हमारा बुनियादी ढांचा है वो हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है? ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका जो प्रभाव है बुनियादी ढांचे का, ये इसका प्रभाव मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। आपने गुणक का सिद्धांत सुना होगा कि जब हम इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं तो कई गुना अधिक हमको प्राप्त होता है, कई गुना अधिक हमको, साधारण भाषा में कहें तो जो हम इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना हमको रिटर्न अधिक प्राप्त होता है। तो मल्टीप्लायर की तरह ये काम करता है। जब कोई भी परियोजना यानी कोई भी प्रोजेक्ट हम डालते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, तो उसके दोहरे प्रभाव पड़ते हैं। पहला तो आपकी लेबर की डिमांड बढ़ जाती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड बढ़ जाती है, तो डेफिनेट इकोनॉमी बढ़ेगी। भाई जब लेबर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। आपकी निर्माण सामग्री कंस्ट्रक्शन मटेरियल का डिमांड है तो उसमें आपका रॉ मटेरियल भी आ जाता है, और भी मटेरियल्स आ जाते हैं, वो सब डेवलप होते हैं। और दूसरी चीज जो है इसका प्रभाव एक दूसरे क्रम का भी पड़ता है। कैसे दूसरे क्रम का पड़ता है कि इससे कनेक्टिविटी भी बढ़ती है। कनेक्टिविटी से मतलब आप रॉ मटेरियल कहीं और है, कहीं और मंगाया जा रहा है, तो एक चेन बनती है किसकी? ट्रांसपोर्ट की, वो डेवलप हो जाता है। इसके साथ साथ जो लोग एक कुएं के मेढक की तरह अपने होम टाउन में ही सिमट करके रह जाते हैं, उनकी भी आवाजाही शुरू हो जाती है। भाई आप अपने गांव में बहुत बड़े से घर में रह रहे हो, लेकिन वर्क के लिए निकलते हो, कोई बॉम्बे है, कोई कैलकाटा है, कोई दिल्ली है जाता है, तो इससे क्या होता है? उसको भी अपने माइंड को डेवलप करने का मौका मिलता है। तो इससे डबल प्रभाव होता है कि एक तो आपकी डिमांड बढ़ती है लेबर की और आपके रॉ मटेरियल की, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, दूसरी तरफ आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो डेवलप होता है, लोगों का आना जाना सुगम हो जाता है, लोग तकनीकी ज्ञान को देखने लगते हैं, तकनीकी प्रगति को देखने लगते हैं, और इस तरह से उनके अंदर एक अवेयरनेस आ जाती है। तो बुनियादी ढांचा स्किल्ड लेबर का भी निर्माण करता है। अब इसके अंतर्गत देखा जाता है कि जब हम ये 2 तरह के प्रभाव आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, तो इससे हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जानते हैं आप? जी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखिए लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है, अभी आपने अगर वो देखा होगा पीएम का ने जो अभी सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री ने जो अभी बजट पास किया था, उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि हमारी इकोनॉमी को एक गतिशक्ति, पीएम गतिशक्ति का नाम दिया गया है बजट के अंदर, और उसमें 7 इंजन है। उसको गति देने के लिए ये जो गतिशक्ति है ये 7 इंजनों से संचालित है। कौन कौन से हैं 7 इंजन इसके अंतर्गत? रोड है, रेल है, एयरपोर्ट है, पोर्ट्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आपका, वाटरवे है, और 7वां है आपका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यानी जो लॉजिस्टिक शब्द आया है, ऐसा नहीं पहले नहीं था, ये था, लेकिन इस बजट में इसको डाल करके इसमें जो कुछ बाधाएं हैं या जो गति नहीं पकड़ पा रहा है, उसको गति पकड़ने के लिए लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। और यही जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं रसद लागत, ये इससे घट जाती है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप होता है तो ये घट जाती है। इसको हम हालांकि डिटेल में आपको बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी हमको रिसर्च के लिए बिल्कुल नया और अच्छा टॉपिक लग रहा है कि जो हमारी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, और आज पूरा जो वर्ल्ड है, यानी इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड होता चला जा रहा है।
तो इसके अंतर्गत रसद लागत हमारी कम हो जाती है। अब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इन दोनों का जो सर्वे हुआ है, उन्होंने एक चीज कही है कि यदि हम अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर दें और उसको मजबूत करने से हमारी जो नेशनल इनकम है वो 2.5 से 3.5 गुना तक बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है? वही अभी हमने आपको बताया, 2 तरह के प्रभाव पड़ते हैं। अगर हम इकोनॉमी में 1 रुपया निवेश करेंगे, 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारी नेशनल इनकम 2.5 रुपए या 3.5 रुपए तक बढ़ सकती है। यानी इसका मल्टीप्लायर जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो जनरेट हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से। तो इसलिए हमको सोचना चाहिए कि हम अपने जीडीपी को अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 रुपया लगाएं, जिससे हमारी नेशनल इनकम 2.5 से 3.5 गुना बढ़ जाएगी और इससे जीडीपी में सीधा सीधा लाभ हमको दिखाई देने लगेगा। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि अगर हम बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो इससे इसका जो विकास है वो केवल सेंट्रलाइज ना हो कि बड़े शहरों तक, मेट्रो सिटीज तक या महानगरों तक सीमित कर दिया जाए, बल्कि जो हमारे शहर गांव से कनेक्ट हो रहे हैं और जो शहर महानगरों से कनेक्ट हो रहे हैं, सभी के विकास पर इसमें जोर दिया जाए। तभी जाकर के एक इंडस्ट्रियल ग्रुप डेवलप हो जाएगा, और जो इंडस्ट्रियल ग्रुप डेवलप होगा वही असली में इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर के आएगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था, हमारे राष्ट्रपिता ने, कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही थी इंडस्ट्रीज की। शायद वो यही चीज थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप पूरे विश्व को एक इकाई मानिए, और पूरे विश्व को एक इकाई तब मानेंगे जब आप अपने गांव के नजदीक से नजदीक यूनिट्स को लगाएंगे, छोटी से छोटी। इसीलिए तो 3 वर्गों में इंडस्ट्री बांटी गई थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। क्योंकि लार्ज इंडस्ट्रीज हर जगह नहीं पड़ सकती है, वहां तो आपको सारी सुविधाएं हो, लेकिन कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज तो हमारे नियर डियर पड़ सकती हैं। तो उससे उन्होंने कहा था कि ये डिसेंट्रलाइजेशन जब इंडस्ट्रीज का हो जाएगा तो एक इंडस्ट्रियल ग्रुप डेवलप हो जाएगा, और जब पूरी इकोनॉमी आपकी इंडस्ट्रियल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आप पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में या पूरे देश को एक इकाई के रूप में विकसित कर सकते हैं। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि हमारे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने हमारे इंडिया को ग्लोबल कंपटीशन या ग्लोबलाइजेशन के क्षेत्र में पीछे कर दिया है। यानी हम एलपीजी के सारे आगे बढ़े थे, लेकिन आज भी आप देखते होंगे कि हमको कहना पड़ता है कि मेरे स्टेट में आओ, हम आपको सुविधाएं देंगे, मेरे यहाँ इंडस्ट्री लगाओ। जब कोविड आया था तो चाइना से बहुत सारी कंपनियां भाग रही थी, तो हमारे यहाँ प्रदेश में योगी सरकार ने कहा था कि आप मेरे यहाँ आइए, हम आपको सुविधाएं देंगे, आप मेरे यहाँ लगाइए। तो ये क्या है, कंपनियां खुद से क्यों नहीं आई, क्यों चाइना की तरफ भाग गई? जबकि चाइना को सब जानते कैसा राष्ट्र है वो, लेकिन फिर भी उधर चली गई। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पर ही तो गई थी, नहीं तो हमारे यहाँ सारी कंपनियां आती। अगर वही रिफॉर्म हम पहले कर लेते, इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर ध्यान दे देते, तो ग्लोबल कॉम्पिटिशन में हम पिछड़ते नहीं, ना हमको ये बुलावा सा लगाना पड़ता, ना इन्विटेशन कार्ड देना पड़ता कि मेरे यहाँ आइए और इंडस्ट्री को लगाइए। ये कारण इसके पीछे क्या रहा है कि हमारे यहाँ पैमाने की कमी, यानी क्वालिटी की कमी रही है, कि हमने अगर कोई काम किया है तो बार बार हमें वही काम करना है। यानी उसमें ये नहीं है कि हम एक बार इस काम को ऐसा कर दें कि इस पर हमें दोबारा न सोचना पड़े। आप देखते होंगे हमारे यहाँ रोड बन जाती है, ये तो डे टू डे के एक्सपीरियंसेस आप भी देखते होंगे। अब जब पूरी बढ़िया से रोड तैयार हुई, आप लोग खुश हो गए कि हमारी सड़क बहुत सुंदर हो गई। अब कौन आएगा? सीवर लाइन डालने वाला आएगा। फिर कौन आएगा? उन्होंने कहा कि अब पाइपलाइन के कनेक्शन होंगे यहाँ पर। तो ये क्या है? यही तो कमी है कि जहां से आवाजाही अच्छी हो गई थी वहां गड्ढे बना दिए गए, अब फिर से दोबारा आएगा। यानी हमारा देश तो इसी में रहता है कि हमको टेंडर मिले, हमको टेंडर मिले। सड़क कभी नहीं बनती सही से, मुश्किल से 2 साल 1 साल ढंग से चलती है, एक शासन काल में 5 साल भी नहीं पूरी पाती है। तो ये जो स्केल की कमी है, जो क्वालिटी की कमी है, ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ जो एक इनएक्टिव कह सकते हैं उसको, इनएक्टिव लॉजिस्टिक नेटवर्क जो रहा है, उसने भी बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न की है। आज भी गांव में आप देखते होंगे कच्ची सड़कें हैं, बैलगाड़ियों से सामान आता है, बरसात के समय में बैलगाड़ी फंस जाती है, ट्रैक्टर का पहिया धंस जाता है, तो
तो बहुत सारी समस्या, हालांकि सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। दूसरी चीज है, हमारे यहाँ रेलवे का सहारा अभी भी कम लिया जाता, हम लोग सड़क रोड ट्रांसपोर्ट पर ही ज्यादा जोर देते हैं। तो शायद ये इनएक्टिव या लेस एक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा, जिसकी वजह से हम ग्लोबल कंपटीशन में काफी पिछड़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें आपस में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को आपस में कनेक्ट करना है, क्योंकि विकास बिना कनेक्टिविटी के हो ही नहीं सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी बहुत जरूरी रहती है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें दो तरह के साधन विकसित करने होते हैं। एक तो जो नेचुरल रिसोर्सेज पर बेस्ड होते हैं, ऐसे हमें रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे, यानी जैसे रॉ मटेरियल हो जाता है, जो कि हमारे कच्चे माल पर या प्राकृतिक संसाधनों पर ही जो आधारित रहते हैं। सेकंड आपके होते हैं जो कि उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से डेवलप किए जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक तो मानव निर्मित साधन होते हैं और एक प्राकृतिक साधन होते हैं। तो मानव निर्मित साधनों के साथ जब हम प्राकृतिक साधनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तभी जाकर के डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाता है। आपने देखा होगा, मान लीजिए अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर दें, रोड दे दें, ट्रांसपोर्ट दे दें, सब कुछ दे दें, लेकिन अगर हमारे यहाँ सेफ्टी नहीं है, पीस नहीं है, अगर हमारे यहाँ पीस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, हमारे यहाँ लॉ हमारे फेवर में नहीं है, हमारी सुरक्षा में, तो भी तो आप किसी को कहते रहिए हमारे इंडस्ट्री नहीं आ पाएंगी। यानी आप खूब प्राइवेटाइजेशन की बात करें, लेकिन अगर आप सेफ्टी और पीस का एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको देखना होगा कि हमें जब दोनों तरफ से विकास करना है, नेचुरल रिसोर्सेज के साइड से और एंटरप्रेन्योर के साइड से, तभी जाकर के हमारा डेवलपमेंट होगा और तभी हमारी कनेक्टिविटी पूरी तरीके से आगे बढ़ पाएगी। इसके लिए कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएं, लॉजिस्टिक हब बनाए जाएं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो निर्माण की प्रक्रिया, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको एक ताकत मिलेगी, और जब उसको ताकत मिलेगी तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आपकी जो कॉस्ट आ रही थी, जिसको हमने कहा लॉजिस्टिक कॉस्ट, वो कम हो जाएगी और आपके खाते में प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कॉस्ट कम प्रॉफिट ज्यादा होता है तो अपने आप ही एंटरप्रेन्योर आकर्षित होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब उत्पादन करते हैं, किसी भी चीज को बनाते हैं, तो एक महत्वपूर्ण साधन होता है जिसको हम कहते हैं ना साहसी, रिस्क उठाने वाला और व्यवस्थापक, दोनों साधन महत्वपूर्ण होते हैं। तो साहसी जो होता है, अगर उसमें रिस्क बियर करने की कैपेसिटी नहीं है तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं लग पाएगी, और जो साहसी होता है वही एंटरप्रेन्योर होता है। तो इसलिए उद्यमियों को हमें ताकत देने के लिए कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। फिर हम चाहे प्राइवेटाइजेशन की बात करें या न करें, चाहे हम स्टार्टअप की बात करें या न करें, चाहे हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें या न करें, ये सब अपने आप हो जाएगा। हमको सब कुछ बना मिलेगा, तो केवल हमें अपनी कंपनी तो लगानी है, वो कोई नहीं भी कहेगा तो भी हम लगा लेंगे अगर हमारी कंडीशंस अच्छी हैं। अगर हम रात को पैसा लेकर के अपनी दुकान बंद करके घर आ रहे हैं और हमको इसका लूटने का खतरा नहीं है, आराम से हम अपनी शॉप को चलाएंगे रात 10 बजे तक। लेकिन अगर खतरा होगा तो हम 5-6 बजे ही ताला डाल के अपने घर को वापस आ जाएंगे, तो उतना हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जिनको हम बुनियादी ढांचे के रूप में देखते हैं, इन सबका मजबूत होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज हमने आपको जो थोड़ा सा अभी इशारा किया है, वो ये बताया है कि किस तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की चर्चा प्रारंभ हुई थी। क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म शब्द का प्रयोग करना और उस दिशा में बढ़ना ईमानदारी के साथ दोनों अलग हैं। रिफॉर्म्स तो हम 91 से कर रहे हैं। 91 में याद होगा, मैं तो पढ़ ही रही थी, और आप भी नहीं, 91 में मैं जॉब में आ गई थी, लेकिन आप लोग शायद पढ़ रहे होंगे सब, तो आपने खूब सुना होगा कि प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, वैश्वीकरण किसको कहते हैं, निजीकरण किसको कहते हैं, और लिबराइजेशन किसे कहते हैं, सब कुछ पढ़ा था। तब इस पर इतनी अकल नहीं लगाई थी
कि इसका आगे क्या प्रयोग होने वाला है। बस रट्टू तोता की तरह नरसिम्हा राव जी ने 1991 में ये 3 नीतियां लागू की हैं, बहुत सुधार होगा, आयात गिरेगा, निर्यात बढ़ेगा, ये सारी चीजें रट ली थी। लेकिन आज आपको लग रहा होगा कि वो चीज आज की चीज 91 से लिंक्ड है। यानी रिफॉर्म जो आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो 91 से चल रहा है, जब हम लोग मतलब आप सबके जो दिमाग होंगे वो एक तरह से बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होंगे, तब से ये रिफॉर्म चल रहा था। और आज आप मैच्योर हो गए, लेकिन मेरा रिफॉर्म मैच्योर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कागजों में थोड़ा स्पीड पकड़ लेता है और व्यवहारिकता में स्पीड कम पकड़ पाता है, और इसीलिए हम लोग ग्लोबल कंपटीशन में पिछड़ते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ईमानदारी के साथ काम जब तक नहीं किया जाएगा तब तक हम कंपटीशन के साइड से हमेशा ही पिछड़े रहते चले जाएंगे। आज आप देख रहे होंगे कि जब सरकार इतना ध्यान दे रही है तो पब्लिक सेक्टर, चूंकि प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया 91 से ही स्टार्ट हो गई थी और आज लगभग बहुत मतलब काफी आगे बढ़ चुकी है, और इतनी आगे बढ़ चुकी है कि विरोधों का भी सामना करना पड़ रहा है। कहा जाता है कि सब कुछ बेचा जा रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया 91 से चल रही तो अब तो बहुत आगे आ चुकी है। और उसके कारण आज जो हम लोग हैं डेफिनेटली नहीं बॉर्न हुए होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि अब भाई हम लोग भी अब हड़प्पा की खुदाई वाले हो गए ना, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के हिसाब से हम लोग भी कहीं जमीन से ही निकले वाले हैं कि बहुत पुराने लोग हो चुके हैं। हाँ, तो अब हम अपना बताएं तो बहुत पुराना ये समय लंबा निकल गया है। 91 में, 89 में मैंने 88 में जॉब स्टार्ट किया था, तो लगभग काफी समय से तब जॉब कर रहे थे। लेकिन जॉब कर जरूर रहे थे पर उतनी मैच्योरिटी वाला जॉब नहीं था कि जो हर चीज को बहुत बारीकी से देखा जाए, लेकिन इन चीजों का आज जरूरत है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो आज प्राइवेटाइजेशन चल रहा है उससे स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम बन गया हमारे यहाँ। एक इकोसिस्टम स्टार्टअप का डेवलप हो गया है। सुनने में लग रहा होगा लेकिन अब यही चलन है। यानी आप देखिए इकोनॉमी चेंज हो रही है, सत्ता परिवर्तनशील होती है, समाज परिवर्तनशील होता है, नीतियां परिवर्तनशील होती हैं, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। पहले हम लोग लड़ते मरते थे कि नहीं सरकारी नौकरी, अब देख लिया है कि सरकार कब, अच्छा मेरा पीएचडी किस ईयर में हुआ है? मेरा पीएचडी हुआ था 95 में। आपकी तरह हम तभी तो हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरी स्पीड से मत चलना। हमने भी 1 साल तक पीएचडी को सिनॉप्सिस हो गई, सबने कहा 80% वर्क हो गया, हमने भी थीसिस को सिनॉप्सिस को बंद कर दिया था। 1 साल देखा ही नहीं, और 1 साल जो नहीं देखा उसी में मेरी पीएचडी 1 साल उधर एक्स्ट्रा ले गई थी। तो इसलिए जिस काम में, वो कहते ना पुरानी कहावत सुनी होगी, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुर करोगे कब। आपने कीन्स को भी सुना है कि दीर्घ काल में हम सब मर जाते हैं, तो पीएचडी को अल्पकाल में ही जमा करो, दीर्घ काल में नहीं पता है क्या कि डॉक्टर लग के जाना है कि बिना डॉक्टर के जाना है। तो इसलिए जो है अल्पकाल में ही काम कर लो अपना सब। तो इसलिए बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करो, क्योंकि कहते हैं ना टीचर अपना एक्सपीरियंस भी बताता है कि जो गलतियां हमसे हो गई वो हमारे विद्यार्थी ना करने पाए। तो इसलिए टाइम, आप अपने जीवन का नियम बनाइए कि हमको 1 पन्ना लिखना ही लिखना है। साल में 365 दिन होते हैं, थीसिस कितनी ले जाओगे? 350 पेज की। बहुत अच्छा लिख लेते हो, बड़े थॉटफुल हो तो 400 पेज की। हाँ, तो कितने दिन लगे? 1.5 साल। आपको और दिए 1 साल, 2.5 साल, अब कितना चाहिए? लेकिन सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं अपनाया तो फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि लो पीएचडी, तो फिर गाइड दोषी, सब दोषी हो जाएंगे फिर। और दोषी कौन होगा? करने वाला। गाइड की तो केवल कलम चलती, चेक करने के, लिख के तो आपने ही लाना है ना सब कुछ। तो इसलिए इन चीजों पर ध्यान दो। तो आजकल एक नया सिस्टम डेवलप हो रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की पोजीशन अगर आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि भारत जो है अब अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अब आप बताइए कि अगर आप पीएचडी अब पुराने सिस्टम से करोगे तो आपको गेन क्या होगा, फाइंडिंग्स क्या आएंगी? क्योंकि हमारी इकोनॉमी अब चेंज हो रही है, जबरदस्त रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अब कुछ नए टॉपिक्स को लेना पड़ेगा, उन पे वर्क करेंगे तो आपकी पीएचडी देखने लायक होगी।
उस पे कुछ आदमी इंटरेस्ट से पढ़ेगा, सरकार के भी कहीं ना कहीं काम में आएगी, क्योंकि आप देख रहे हो स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता चला जा रहा है। और जो हमारे यहाँ पर 21-22 में जो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स थे वो केवल 14,000 थे, और 1916-17 में जो थे, सॉरी 21-22 में इनकी संख्या जो है वो 14,000 से अधिक हो गई, जबकि 16-17 में केवल 735 थे। अब आप देखिए कितना चेंज आया है, यानी 2016-17 में केवल 735 स्टार्टअप थे और 21-22 में ये 14,000 से भी अधिक इनकी संख्या हो गई बढ़ के। और उसमें से जो 44 भारतीय स्टार्टअप्स हैं उन्होंने 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया है, और इस यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की कुल संख्या 83 हो गई है। और इसमें जो 83 है वो ज्यादातर सर्विस सेक्टर में ज्यादातर आए हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे आजकल सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के साथ उठ करके आ रहा है। पहले हम लोग ज्यादातर थीसिस किस पर रहती थी, एग्रीकल्चर बेस्ड होती थी कि नहीं, इसीलिए तो हमारी जो थीसिस है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पर है, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही बहुत कुछ करने के लिए था। उसके बाद फिर पीएचडी का स्वरूप बदला, इंडस्ट्री पर होना शुरू हो गई कि भाई ये ईयर के बाद या इस 5 ईयर प्लान के बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या रही है, क्या हमको मिला है। लेकिन अब आपकी पीएचडी का जो सिस्टम है वो बिल्कुल, चूंकि आपने देखा होगा कि ये कहा जा रहा है कि आपका पुराने से मिलना नहीं चाहिए, यानी कॉपिंग बहुत ज्यादा, कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कॉपी पेस्ट से अगर आपको बचना तो कुछ नए टॉपिक लेना पड़ेगा, और नए टॉपिक से मतलब है कि जो नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं जिनमें आपको लग रहा है कि कुछ इसमें करने लायक है, तो उसी से तो आप रिलेटेड काम करोगे, तभी तो कुछ नया रिजल्ट ला पाओगे। तो वही तो हमने तभी तो आपको ये दिया कि अब सर्विस सेक्टर हो रहा है। पहले हमारे यहाँ 3 सेक्टर में इकोनॉमी डिवाइड थी। प्राइमरी सेक्टर, इसमें आपका ये एग्रीकल्चर आ जाता था, फिर इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्री वगैरह आती थी। थर्ड था सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को थर्ड इसलिए रखा गया था कि ये केवल बस आपके सपोर्ट के लिए है, इसके डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब 1991 का रिफॉर्म आया तो ये महसूस किया गया कि थर्ड सेक्टर अब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है, क्योंकि आप देखिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों आपकी बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट होती चली जा रही है। लोन लेना है, आपको इन्वेस्ट करना है तो सर्विस सेक्टर पहले आ जाता है। आपको ट्रैक्टर उठाना है, आपको कोई यूनिट डालनी है तो आप बैंक की शरण में जाते हैं। ट्रांसपोर्ट अच्छा चाहिए आपको, एग्रीकल्चर के सेक्टर में आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर हो सकता 2 गांव के पहले हो और आपको भी चाहिए तो वो वहां से हायर किया जाता है, तो ट्रांसपोर्ट की भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए। तो सर्विस सेक्टर जिसको हम लोग बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते थे, तो आज उसी पर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही कि हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो बुनियादी ढांचा है, उसमें कहीं ना कहीं ये सेक्टर बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। तो इसीलिए आज की जो चर्चा हमने आपको की है वो लगभग एक बेसिक चर्चा की है कि आपको पीएचडी में क्या करना। हमने अभी कोई टॉपिक नहीं आपको पढ़ाया है, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म के जहां तक आप बहुत टॉपिक पढ़ चुके होंगे, कोई हमने आपको ऐसी नई चीज नहीं बताई है जो आपको ना पता हो। बस आपके दिमाग में एक चिंगारी जलाई है कि किस तरह से आप अपने पीएचडी के लिए सेंसिटिव हैं, कितने ज्यादा आप संवेदनशील है अपनी पीएचडी के लिए, या केवल ऑनलाइन लेक्चर देके कुछ तो शायद सोते से भी उठ गए हैं। लेकिन चलिए उठ गए हैं, यही बड़ी बात है। उठने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जागरूक है पीएचडी के लिए। लेकिन चलिए, इंसान है, मानव है, तो मानव की तरह ही बिहेव करेंगे तो अच्छा रहता है। कि सब जानते हैं ऑनलाइन में क्या होता है, टीचर मुस्तैद होके बैठ जाता है, हाँ पढ़ाना है। अब स्टूडेंट उठता है, रजाई हटाता है, कैमरा ऑन करता, कई बार नहीं भी ऑन करता है कि मैडम को तो 1.5 घंटा बोल के जाने ही जाना है ना। लेकिन चलिए वो कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी लेजीनेस पीएचडी में न करिएगा, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आप अपने करियर की मैम ये बहुत कुछ डिपेंड करता है टीचर कैसे हैं। टीचर अच्छे होते हैं तो 1.5 घंटा बंदा बैठा रहता है और कैमरा भी ऑन रहता है, और टीचर अच्छे नहीं मिलते पढ़ाने वाले तो कैमरा भी बंद रहता है, माइक भी बंद रहता है, सिर्फ लॉगिन रहता है। अच्छा ऑनलाइन में ये सुविधा होती है स्टूडेंट्स के साथ। आज एक मिनट आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। फोकस इधर से उधर नहीं गया आपके लेक्चर में। नहीं देखिए, ऐसा है ना कि आपको हम ये मानते हैं कि मेरे ही समकक्ष आने वाले हैं देर सवेर। जैसे बच्चे की नर्सिंग की जाती है ना, बाबा जानते हैं कि एक दिन ये भी हमारी पदवी पर आएगा,
आएगा कि नहीं? भाई समाज का नियम है, हम गिरते जाएंगे, नई पीढ़ी आती जाएगी, वो भी गिरेगी, फिर नहीं आएगी। वही सिस्टम है आपका कि हम रिटायर होंगे, आप लोग आएंगे, युवा पीढ़ी आपके ऊपर आश्रित होगी। तो डेफिनेटली आपके अंदर नॉलेज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक के बारे में ये माना जाता है कि सृजन का जो दायित्व है वो शिक्षक के ऊपर होता है। मैं कहते हूँ ना कि हम कच्ची ईंटों से बुर्ज खलीफा बनाते हैं हम लोग, समझे? कि आप लोग एक घड़े की तरह से होते हैं, उसको शेप देने का काम है। नॉलेज की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, उस पे परतें चढ़ा देते हो क्योंकि जरूरत ही नहीं रहती है। लेकिन ज्ञान हमेशा ही आपकी पहचान बनाता है। तो इसलिए पढ़ने और पढ़ाने से नाता कभी मत तोड़िए, है कि नहीं? और वो चीज आपके जीवन हो सकता है। देखिए जब हम लोग पढ़ते, आप क्या, हमने भी यही किया है कि जब एमए में पढ़ते थे, मेरे समय में तो पुराना पैटर्न था 5 क्वेश्चन वाला, तो सोचते थे कोई टीचर ऐसे 10-11 क्वेश्चन बता दे, 5 फंस जाए, जीवन की नैया पार हो जाएगी। और बढ़िया से फंस जाते थे, अच्छे से चले जाते थे। लेकिन जब आप टीचर बनेंगे तो क्या वो 10 ही चैप्टर में गुजारा कर लेंगे? तब तो आपको फर्स्ट टू लास्ट सारे चैप्टर पे आना चाहिए। नहीं आता कोई बात नहीं, पर पढ़ तो सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं, उसके बारे में आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और स्टूडेंट का भी ज्ञान बढ़ेगा। यानी कहते नहीं कि हम सब विद्यार्थियों से हैं। अगर आज आप सुनेंगे तो कल कुछ ठीक ठाक सा लाएंगे, नहीं तो ऐसे ही बोल के सोचेंगे किसी तरह टाइम कटे, ये तो सुनने वाले हैं नहीं, क्या फायदा एनर्जी को वेस्ट करो। तो फिर वो चीज नहीं रहती। और अच्छा विद्यार्थी होगा तो टीचर को पढ़ाता है। टीचर भी हमेशा विद्यार्थी ही रहता है। जब तक आप विद्यार्थी रहोगे तब तक शिक्षक रहोगे, और जिस दिन आप शिक्षक बन गए, विद्यार्थी का अपना दायित्व छोड़ दिया, उसी दिन आपके जो नॉलेज है उसमें रस जंग लग जाएगी। तो इसलिए विद्यार्थी बन के ही आप जीवन काटेंगे। अगर शिक्षक बनने की इच्छा है तो आपके लिए जीवन बहुत आसान होगा और कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। तो इसलिए क्योंकि आज हम आपको पढ़ा रहे, कल आप भी आएंगे पढ़ाने के लिए, और अगर कहीं लिंक हमको मिल गई ना तो हम भी देखेंगे कि हमारा विद्यार्थी कैसे आज क्लास पढ़ा रहा, पीएचडी कोर्स वर्क का। हाँ? तो इसलिए एक अच्छे शिक्षक की भूमिका में हमेशा रहना, और आप ऐसा रहना कि कहते नहीं है कि ज्यादा बोलना नहीं, लेकिन जब आप चुप हो जाएं फिर लोग सुनने की इच्छा करें, तो वो चीज ज्यादा कामयाब होती है। तो इस तरह से आप प्रभावी ढंग से, देखिए हर आदमी अमेरिका, शिकागो या दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं होता, जेएनयू का सब पढ़े हुए नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप अपने विद्यार्थी के लेवल पर उतर करके पढ़ा पाते हैं, उसको समझा पाते, तभी आप एक सच्चे शिक्षक हैं। जरूरी नहीं कि आप साहब जेएनयू के पढ़े हैं तो आपके दिमाग में भंडार है और बच्चा नहीं ले पा रहा है, स्टूडेंट हमारा नहीं ले पा रहा, तो वो ज्ञान भी नहीं फिर काम आता है। हम लोग अमूमन जैसा स्टूडेंट मिलता है उसी के लेवल पर उतर करके पढ़ाते हैं। कई बार होता है उसको यही नहीं पता अर्थशास्त्र क्या है, तो हम उसको धीरे से अर्थशास्त्र भी उसके दिमाग में डालते, तब उसके प्रिंसिपल्स बताते हैं। तो ये सारी चीजें मान करके आपको आता है, लेकिन सामने वाला आपकी बात समझ पा रहा है, ये उसके फेस से पता चल जाता है। अब ऑनलाइन भले हैं आप, पर आपके फेस बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ क्लिक हो रहा है, और जो क्लिक हो रहा है उसने, जो पहले तकिया का सहारा लिए बैठे थे वो बिल्कुल सीधे हो गए। अब लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि कुछ हमें लेना चाहिए है। अच्छी बात है, खैर जीवन है तो जीवन एक ज्ञान के साथ ही आगे बढ़ता है। अब हम चूंकि समय तो थोड़ा सा कम ही होता जा रहा है, हम आपको एक टॉपिक पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, बल्कि कोशिश ये करेंगे, मेरी तो ये इच्छा है कि आप लोग उसमें से कोई अगर रिसर्च करते हैं तो अच्छा रहेगा। एक नया टॉपिक है, वर्क आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, सर्वे आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन कुछ एक नया हो सकता है उस पर। फिर मेरी बात पर ना जाए, हमने पहले भी कहा है कि टॉपिक अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग का प्रयोग जरूर करें और रेफरेंसेस देखें, तभी आप उस टॉपिक को सेलेक्ट करने की तरफ बढ़े। ऐसा नहीं है कि मैम कह गई हैं तो वो पत्थर की लकीर है, समझे? ज्ञान और अज्ञान दोनों हर व्यक्ति में होते हैं। जरूरी नहीं, हो सकता हमसे कुछ चीज उसमें छूट रही हो, वो आपके दिमाग में आ जाए, तो ऐसे वो टॉपिक संपूर्ण भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। तो उन सबको देख करके, उसके कहते नहीं गुण और दोष हर सिद्धांत के होते हैं, तो हो सकता है हम उसके गुण बताएं, कोई दोष हमसे मेरे दिमाग में ना आए, वो आपके दिमाग में आ जाए, तो उसकी वजह से टॉपिक हो सकता है कुछ मॉडिफाई हो या ना हो। तो आज हम आपको एक टॉपिक
जो डिस्कस कर रहे हैं रिफॉर्म्स के बारे में, वो है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। एक बिल्कुल नई थीम है, नया उद्योग है। आपने अभी तक बहुत सारे उद्योग सुने होंगे, लेकिन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री आपने शायद अभी तक सुनी होगी तो गौर नहीं किया होगा, क्योंकि शब्द तो नया नहीं है। ऐसा हम कहें कि नया शब्द है, शब्द नया नहीं है, शब्द तो वही पुराना है। और लेकिन जो इस पर इस समय फोकस किया जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि अभी हमने आपको चर्चा में बताया कि अभी पीएम ने गति शक्ति में 7 इंजन दिए हैं, और उसमें से 7वां इंजन ही लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से है। जब आप पूरा उसका चार्ट देखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। रोड है, रेल है, ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके साथ साथ आपका आ जाता है ये लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, और वाटरवे आ जाता है। वाटरवे से भी आजकल बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे यहाँ वाटर चेन अच्छी खासी है, अगर उससे हम करें तो लोड कम हो सकता है। तो इसीलिए लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने के कारण इसी में एक इंडस्ट्री आती है जिसको हम लॉजिस्टिक इंडस्ट्री कहते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपने नाम सुना होगा ई बिजनेस, ई बिजनेस सुना होगा, ई कॉमर्स सुना होगा, ई कंपनी सुना होगा, ई मार्केटिंग सुना होगा। ये सारे शब्द जो हैं, ये सब आपके बिल्कुल चिर परिचित हैं, डे टू डे इनका आप प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने इसको ऐसे नहीं देखा होगा कि एक इंडस्ट्री हो सकती है। यानी लॉजिस्टिक जो है, अमूमन अगर आप किसी से एक साधारण भाषा में कहेंगे लॉजिस्टिक, तो एक बार में आपके सामने आंसर आएगा लॉजिस्टिक मींस ट्रांसपोर्ट, यही तो आप क्लिक करेंगे इससे दिमाग में। लेकिन लॉजिस्टिक का जो मतलब होता है, उसके अंतर्गत आपका ये जो जितने शब्द हमने बोले, ई कॉमर्स, ई कंपनी, ई बिजनेस, ई मार्केटिंग, ये सब आपके लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का हिस्सा है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज ई कॉमर्स का जमाना है, ई कंपनियों का जमाना है। ऐसे में जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, ये सभी के लिए बहुत बड़ी चुनौती का काम हो रहा है। हम जानते नहीं है, कंज्यूमर का सीधा हमसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम सीधा उसको माल सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है, और स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में, क्योंकि इंडिया को हम सब तरफ घूम फिर के देख सकते हैं। कभी हमें वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नजर आता है, कभी वो हमको डेवलपिंग कंट्री नजर आता है, कभी वो हमको डेवलप्ड कंट्री नजर आता है। तो ई कॉमर्स के क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है इंडिया तो बड़ा डेवलप हो गया है। आप घर बैठे हैं, आपके पास समय नहीं है, आपके पास पैसा है, आपको माल देखना है, वैरायटी देखना है, आप बस केवल अपना मोबाइल उठाते हैं, सब कुछ वहीं से आप अपना टैकल कर लेते हैं। तो लेकिन चूंकि सबके पास स्मार्टफोन होना, सबको ऐप की जानकारी होना, सबको इसके क्रय विक्रय का पता होना, एक्सचेंज का पता होना, कैसे इस पे शॉपिंग की जाएगी, ये सारी चीजें आपकी ई बिजनेस में आती हैं। तो भारत जैसे विशाल देश के लिए यहाँ पर ई बिजनेस को आगे बढ़ाना या इस लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम कैसे जितनी भी आवश्यक चीजें, आप देखिए अखरोट बादाम तक उस पर मिल जाते हैं, उस पर उनका अखरोट भी आपको साबुत चाहिए कि छिला हुआ चाहिए, पैकिंग में चाहिए कि खुला चाहिए, है कौन सा कलर चाहिए, कौन सा ब्रांड चाहिए, सब कुछ अवेलेबल आपको होता है। तो जितनी भी आवश्यक चीजें हैं, सभी की व्यवस्था इस लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के माध्यम से की जाती है, और ये सारा जो चीजें, ये सब मिलाकर के एक लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बन जाती है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट भयंकर रूप से जनरेट भी हो रहा है, और सभी को इसके अंतर्गत रोजगार मिल रहा है। यानी इसमें स्किल्ड लेबर भी खपा है, अनस्किल्ड लेबर भी खपा है, यानी जो लेबर की वैरायटी है, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, दोनों इसके अंतर्गत अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को अगर हम एक लाइन में कहें तो इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत होता है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स की सप्लाई चेन, यही लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है। यानी जहां पर माल बन रहा है, जो उसका उत्पादन कर रहा है, और अंतिम उपभोक्ता तक, जो आपका मार्जिनल कंज्यूमर है, वहां तक सप्लाई कैसे हो, किस चेन के माध्यम से हो, इजी हो,
अच्छी चीज आपको तक पहुंचे, आपका सेटिस्फेक्शन मिले, यही आपका लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंतर्गत लिया जाता है। अच्छी तरह से पैक करके ग्राहक को डिलीवरी करना, ग्राहक का संतुष्ट होना, यही लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब इसको इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इंडस्ट्री वो होती है जहां से इनकम जनरेट होती है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत इकोनॉमी में इनकम भी जनरेट हो रही है और यहाँ पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है, इसीलिए हम इसको लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है कि लॉजिस्टिक, व्हाट इज लॉजिस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया? भारत में इस लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को हम किस तरह से देखते हैं? इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि जो हमारी डिफरेंट प्रोसेस हैं, डिफरेंट प्रोसेस को एक एरिया में समेट करके लाना, ये लॉजिस्टिक इंडस्ट्री माना जाता है। अब डिफरेंट प्रोसेस आपके क्या होते हैं? इसके अंतर्गत इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। आजकल तो आप ये भी देख रहे होंगे कि मैरिज भी एक इवेंट के रूप में होती है कि साहब एक थीम बेस है क्या, इसके लिए भी इवेंट मैनेजर होते हैं। इसके लिए भी आप कंपनीज को सर्च करते हैं कि कौन ये इवेंट अच्छे से कर सकता है। तो ये सब आपको लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में आता है कि इवेंट्री मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, सामान की पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, वेयर हाउसिंग है, लेबलिंग है, क्योंकि फर्स्ट आपका किस तरह से आपकी कंपनी का लेबल लगाया जाता है जो रास्ते में डैमेज ना हो, प्रॉपर तरीके से विद एड्रेस वहां तक पहुंच जाए। बिलिंग कैसे है, शिपिंग क्या है? आपने देखा हो कभी आप माल मंगाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस आते हैं किसी में आता है नो शिपिंग चार्जेस, आते हैं कि नहीं? या पेमेंट का मोड क्या है आपका, पेमेंट किस तरह से करते हैं आप, प्रीपेड है, पोस्ट पेड है, या आप QR कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं? तो बहुत सारे ऐसे पेमेंट के मोड होते हैं, वो उसका अध्ययन करते हैं। कलेक्शन का अध्ययन करते हैं कि कैसे सामान को एक जगह कलेक्ट किया जाता है, वहां से डिलीवरी होती है, फिर उसको कैसे हम एक्सचेंज करते हैं, नहीं पसंद आता है वापस आता है। तो ये सारी चीजें, यानी सामान की वापसी, सामान की डिलीवरी, सामान का एक्सचेंज, एक तो सामान पूरा वापस होता है, एक केवल एक्सचेंज होता है कि हमको ये कलर नहीं पसंद आया, ये चीज दे दीजिए, तो वो एक्सचेंज होता है। उसके अंतर्गत आपको फिर पेमेंट में भी होता है कि आपका अकाउंट है उसमें पैसा आएगा, फिर आप उससे दोबारा से शॉपिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें समझना एक अपने आप में एक पूरा का पूरा इंडस्ट्री बन जाती है। बहुत सारे लोग लगे होते हैं जो इन सब चीजों को सीखते हैं, और इसको पूरा करने के लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी की हमें जरूरत होती है। अगर आप ऐसे ही कहीं खोल के बैठ जाते हैं तो आप उसमें धोखा भी उठा सकते हैं। इसके लिए आपको फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी चाहिए जिसमें आप अपने प्रोसेस को बिल्कुल उस तरीके से करने के लिए तैयारी करें कि आपको कहीं भी नुकसान ना होना पाए। आपका पता पड़ा डिलीवरी बॉय है, वो आपके साथ धोखा कर रहा है क्योंकि वो अनस्किल्ड लेबर है या बहुत कम पढ़ा लिखा होता है, उसके मन में लोभ लालच आ सकता है। तो ये सारी चीजों को मैनेज करना इस इंडस्ट्री में होता है। और आप देखते हैं कि किसी भी उद्योग में जब हम सामान को बनाते हैं तो उसमें 5 चीजें चाहिए होती हैं, वो सब आप जानते हैं जो हमारे उत्पत्ति के साधन होते हैं। उसी में एक होता है साहसी एंटरप्रेन्योर, एक होता है व्यवस्थापक मैनेजर। तो जो मैनेजमेंट होता है वो इस सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा हथियार होता है कि अगर आप लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को देख रहे हैं तो इसका मैनेजमेंट कैसे है, किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को रख पा रहे हैं, उनको एडमिट करने की का प्रोसेस क्या है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, अकाउंट कैसे मेंटेन किया जा रहा है। कई बार होता है कि आपने माल एक्सचेंज किया, रिफंड किया, लेकिन पैसा अकाउंट में नहीं आया, तो जो कंज्यूमर होता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता आपकी सेवाओं से। तो ये सारी चीजें बहुत दिक्कत करती हैं। और इसके साथ साथ जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसको आपके कंट्री में ट्रांसपोर्ट की जानकारी, कौन सी सड़क कहाँ है, कैसा है, कहाँ से कौन सा ट्रांसपोर्ट मीन्स आपको उपलब्ध होंगे, और जो इंडस्ट्रियल लॉ है उनकी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर डिफरेंट एरिया है, डिफरेंट स्टेट है, सबके अलग लॉ है, सबकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग अलग होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना। आप कोई सामान है आप पड़ोस की डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा रहे हैं वो आपको आसान पड़ता है, आप कर्नाटक में भेज रहे हैं तो वो अलग कॉस्ट लेकर के जाता है।
तो आपको ये भी देखना होगा कि आपको ट्रांसपोर्टेशन के जो कानून है या जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनकी सिचुएशन है, उसके बारे में भी सही जानकारी होनी चाहिए और आपको इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में भी सही जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें एक लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में बाकायदा एक मैनेजमेंट पूरा डिपार्टमेंट मेंटेन करना पड़ता है, जो इन सब चीजों पर निगाह भी रखता है और जो सही से करेगा तभी आपको अच्छी इनकम भी होगी, आपको प्रॉफिट भी होगा और आपकी कॉस्ट भी कम आएगी। वरना जानकारी नहीं है, आप पेट्रोल इसी में फूंक दोगे कि उसका घर कहाँ है, ढूंढते रहोगे कहाँ डिलीवरी होनी है, 10 बार आप फोन करोगे, तो इससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये मैनेजर का काम होता है इन सारी चीजों की उसको नॉलेज अच्छी तरीके से होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि एक लॉजिस्टिक यूनिट बनानी चाहिए। जो मैनेजमेंट होगा वो एक लॉजिस्टिक यूनिट बनाएगा और उस यूनिट को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जिससे पार्सल बहुत तेजी के साथ आए, सुरक्षित तरीके से आए और कस्टमर तक सटीक पहुंचे, यानी टाइम पर उनकी डिलीवरी होनी चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। वो एक पूरी यूनिट डेवलप की जाती है जो इन्हीं सबको वॉच करती है कि आपके अच्छे से पैकिंग हुई है कि नहीं, उस पर लेबलिंग सही हुई है, एड्रेस सही पड़ा है कि नहीं, फोन नंबर सही लिखा है कि नहीं, और जो चिपकाया गया उसके बाद उसके ऊपर पॉली पैक है कि नहीं पता पड़ा, बारिश हो रही हो कहीं तो भीग के बेकार हो जाएगा, रखते समय देखें डैमेज नहीं होना चाहिए। तो वो सुरक्षित तरीके से सटीक एड्रेस पर और कस्टमर तक सेटिस्फैक्टरी तरीके से उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। इसके लिए हम उस यूनिट का सहारा लेते हैं। तो इस तरह से लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में बहुत सारे प्रोसेस हैं, जटिल भी हैं, सरल भी हैं, और उसके लिए हमें मैनेजर रखना पड़ता है। मैनेजमेंट का पूरा एक सेक्टर डेवलप करना पड़ता है जो कि इसको देखता है, और इसके साथ साथ एक लॉजिस्टिक यूनिट बनानी पड़ती है जो कि सभी पर बहुत ही पैनी नजर से निगाह रखती है। नहीं तो कॉस्ट और प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो फिर हो सकता आपको हानि भी देके चला जाए। अब प्रश्न आता है ये काम कैसे करता है, हाउ डज द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री वर्क, ये कैसे काम करती है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। इसके लिए होता है क्योंकि हमने आपको ये बताया कि ई कॉमर्स के साथ जुड़ा हुआ है, ई कॉमर्स के सारे कार्य ये करता है और सामान को आसानी के साथ, सरलता के साथ और सुरक्षित तरीके से कस्टमर तक पहुंचाना इसका मेन मोटिव होता है। अब ये काम कैसे करता है, ये दो तरह से काम करता है। एक तो ये करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक होता है इसका रिवर्स डायरेक्शन। ये दो डायरेक्शन में काम करता है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होता है आप सब जानते हैं कि माल को आगे बढ़ाना, फॉरवर्ड मींस आगे देखना, आगे आपके पास ऑर्डर आ जाता है उसके बाद फिर आप उसको आगे बढ़ाते हैं। यानी मान लीजिए कानपुर का आदमी अगर ये चाह रहा गोरखपुर सामान जाए तो उसके पास ये फॉरवर्ड होगा कि कानपुर में उसका ऑर्डर बुक हुआ है, वहां से अब उसको गोरखपुर तक डिलीवरी करनी थी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये काम कर रहा लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। इसके बाद एक होता है रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई पीस डिफेक्टेड निकल गया, आपने यहाँ से डिलीवरी की, हो सकता है क्रॉकरी हो या कोई ऐसी चीज किसी कारण से पटक दिया हो, कुछ भी हो, डिफेक्टेड हो गया। अब वो कंज्यूमर तो उसको वापस करेगा डिफेक्टेड पीस को, या डैमेज हो गया हो या गलत सामान पहुंच गया हो, देना कुछ और था और कुछ और डिलीवरी हो गई क्योंकि मैनेजमेंट की थोड़ी सी लापरवाही से किसी का बिल किसी पे चिपका के वो डिलीवर कर दिया, पता ही नहीं चला, तो वो गलत सामान आ गया, उसको बदलना, उसको एक्सचेंज करना होगा। कुछ सामान ऐसा हमको नहीं पसंद आ रहा, उसको हम वापस भी करेंगे। तो वो कैसा होता है रिवर्स डायरेक्शन। मान लीजिए कानपुर के ने गोरखपुर में किया, गोरखपुर वाले के साथ ये सारी समस्याएं आ गई हैं, डैमेज हुआ है या टूटा हुआ है या डिफेक्टेड आ गया है, गलत सामान आ गया है या उसको नहीं पसंद आ रहा, तो वो वापस करेगा। तो जब गोरखपुर से कानपुर माल आएगा तो वो क्या हो गया, रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा। तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री दो डायरेक्शन में काम करती है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में करती है और एक रिवर्स डायरेक्शन में करती है। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करने की क्या उसका प्रोसेस रहता है, जब वो आगे की तरफ काम करती है तो किस तरह से काम करती है कि एक तो सबसे पहले ऑर्डर प्राप्त करना, जो उसके ई कॉमर्स स्टोर है उन पर ऑर्डर प्राप्त करना। आप ऑनलाइन करते, बहुत सारी ऐप है जिसमें आप देखिए हो, स्नैपडील है, कहीं अमेजोन है, बहुत सारी ऐसे ऐप है। उनमें आप जब सबसे पहले ई
कॉमर्स स्टोर पर जाकर के ऑर्डर करते हैं। कई बार आपको सामान पसंद आता है तो आप ऐड टू बैक कर लेते हैं कि इसको बाद में हम देखेंगे, अपना बैलेंस चेक कर लें जरा कितना हो रहा है, अगर लगेगा तो हम इसको ऑर्डर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप ऑर्डर को बुक करते हैं। इसके बाद फिर आपके पास पेमेंट ऑप्शन आता है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। भाई डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी है कि ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, आप QR कोड स्कैन करके पेमेंट करेंगे, किस तरह से आपको पेमेंट करना है, पेमेंट का ऑप्शन होगा और आप उस ऑप्शन पे जो क्लिक कर देंगे वही ऑप्शन आपको फिर अप्लाई हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग फिर आप चेंज नहीं कर सकते जो ऑप्शन आपने दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने पहले आपकी राय मांगी, आपसे पूछा कि किस मोड से आप पेमेंट करना चाहेंगे। आपने भली भांति सोच करके उसको ऑप्शन दे दिया, उसने ओके कर दिया। इसके बाद अब आपके पास चेंज करने की गुंजाइश नहीं होती है। फिर उसके बाद लिस्ट तैयार की जाती है कि कहां पर किसको क्या सामान आया है। फिर एरिया देखा जाता है कि एक रूट पे कितने हमारे डिलीवरी होनी है, अदर रूट पे कितनी डिलीवरी होनी है, कौन सा बंदा ऐसा है कि जो इस रूट पे ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखता है, उस बंदे को लगाया जाएगा। फिर इसके बाद ये सब डिसाइड करने के बाद कि हमें एरिया डिसाइड हो गया, ये हमारा जो लेबर है वो डिसाइड हो गया, और उसके बाद हमको ये पता चल गया कि कहाँ पर उसकी सिचुएशन होगी, ये सारी चीजें, एड्रेस क्या होगा, कौन सा एरिया, पिन कोड वगैरह क्या है, सबसे ट्रेस करके फिर उसने उसके सामान की पैकिंग कर दी, पैकेजिंग हो जाती है कि इसको ये सामान जाना, उसकी पैकिंग हो। उसके बाद हम जो है उसके सामान को बिल्कुल रेडी कर देते हैं। फिर उसका चालान तैयार किया जाता है कि इसकी डिलीवरी अब किस तरह से की जाएगी। सामान की पैकिंग के बाद, उसकी डिलीवरी के बाद फिर ये जो कोरियर कंपनी है उसको वो पार्सल सौंप दिया जाता है कि इस कस्टमर तक इसको पहुंचना है, यानी उसका ऑर्डर सेंड हो गया और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका इस नंबर का ऑर्डर हमने आपको अब सेंड कर दिया। आप ट्रैक से देख भी सकते हैं कि हमारा ऑर्डर कहाँ तक चल करके आ गया। कई बार आप लोग खेल खेल में कई बार चेक करते होंगे, बड़ा अच्छा लगता होगा, अरे अभी हमारा ऑर्डर जो है शिपिंग इतना तक पहुंचा है, यहाँ तक, अभी ये परसों आ जाएगा, अभी ये कल आ जाएगा। तो ये एक तरह से बड़ा अच्छा होता है, जब कोई काम ना हो बैठे बैठे तो 2-1 ऑर्डर कर दो, यही दिन भर चेक करो तो आधा टाइम कट जाता है कि हमारा सामान यहाँ तक आ गया है। तो ये ई कॉमर्स का जमाना है। तो इस तरह से हमने आपको ये बताया कि किस तरह से ये उसके अंतर्गत फॉरवर्ड एक्शन मोड में काम करता है। तो ऑर्डर सेंड हो जाता है, तो ये सारे काम जो है ये सब फॉरवर्ड डायरेक्शन के हैं और इसमें क्षेत्र के अनुसार अलग अलग फीस यानी शुल्क लिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा दूर है तो एक्स्ट्रा चार्ज भी आपसे लगता है 100 रुपए 50 रुपए, और अगर बिल्कुल नियर डियर होता है तो कोई शुल्क नहीं लगता, तुरंत डिलीवरी हो जाती है। तो ये सब चीज है। अब कंसाइनमेंट जो हमारी गुड्स है वो सही सलामत हमारे कंज्यूमर तक पहुंच जाए, इसकी सारी जिम्मेदारी उसी सेलर की होती है। अगर नहीं पहुंचता है तो कंज्यूमर उसको कटघरे में खड़ा कर सकता है। तो इसलिए एक रिटेलर कंपनी के मालिक की ये जिम्मेदारी होती है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जुड़े रहे, क्योंकि ये इनकम का क्षेत्र है, यहाँ से इनकम जनरेट हो रही है। अगर उसका कस्टमर खिसकेगा तो उसकी इनकम पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए वो कोशिश ये करेगा कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को जोड़ करके रखे, क्योंकि जिस तरह से कस्टमर उसके साथ जुड़े रहेंगे उतना ही उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी फिर उसमें क्या होगा कि प्रॉफिट अगर आप 2 आदमियों से लेते हैं तो ज्यादा लेंगे, अगर आप उसी में 10 जुड़े आते हैं तो वही प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा, तो भार भी कम पड़ता है और उसको भी फायदा हो जाता है। इसके साथ साथ आप कंपनी के द्वारा पेमेंट ऑप्शन भी दे दिया जाता है कि आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, कैश ऑन डिलीवरी करना है, बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन है, QR कोड स्कैन का ऑप्शन है। सारे ऑप्शन के माध्यम से आपका लॉजिस्टिक इंडस्ट्री फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये कंप्लीटली काम करती है। चीज क्लियर हुई? यस मैम। हाँ, मतलब देखने में ये बहुत छोटी सी चीज लग रही है कि हम लोग ऑर्डर करते हैं, घर पे सामान आ जाता है, लगता कुछ नहीं, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो अपने आप में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में बहुत बड़ी भूमिका में है। क्योंकि हमने आपको कितनी सारी चीजें बताई हैं, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत शामिल हैं और उन सारी चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, यानी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ मैनेजमेंट भी इसका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी ये चीज बहुत अच्छे से चल रही है। आज कुछ तो सिक्का हो गई है, जैसे आप अमेज़न का नाम लीजिए, अमेज़न पे सब है,
गूगल सब कुछ बता देगा, ऐसे अमेजोन सब आपको उपलब्ध करा देगा। तो कुछ तो सिक्का आइटम है कि आप उनका नाम लो। एक बच्चा भी जैसे ही थोड़ा सा मोबाइल चलाना सीखता है, अमेजोन कह भी नहीं पाता फिर भी अमेजोन करता रहता है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि आज के रिफॉर्म्स में शामिल हैं। यानी जो सेक्टर डेवलप हो रहे हैं इंडस्ट्रियल के, वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री ने एक नए सर्विस सेक्टर में अपने आप को एक नए तरीके से आगे बढ़ाना शुरू किया है। अब इसके बाद जो रिवर्स डायरेक्शन है वो हम आपको कल बताएंगे। आज का फीडबैक आपका क्या है, क्या इसमें आपको मेरा दिखा? एक क्वेश्चन है मैम, आपने जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री पढ़ाई है तो इसमें जो सब सेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन लॉजिस्टिक ले ले या वेयर हाउसिंग पोजीशन जो या डेवलपमेंट इन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ले ले, तो इस सब सेक्टर्स में भी जाके रिसर्च की जा सकती है? सब में नहीं, इसी में की जा सकती, एरिया वाइज। मतलब एरिया मतलब ये सब सेक्टर्स अगर ले ले इसके भाई अगर आप लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो आप अपना एक एरिया सेलेक्ट करेंगे। जी जी, जैसे मान ली मैं इटावा को हूँ, तो इटावा जनपद में इस इटावा जनपद की इकोनॉमी में इस इंडस्ट्री का क्या आर्थिक योगदान है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि आप जानते हैं गांव का भी हिस्सा जो है वो इसका प्रयोग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स से वो जुड़ा हुआ है। अब इससे आप देखिए हमारी कितनी चीजें प्रभावित होती हैं। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपका फोन भी बदलेगा, स्मार्टफोन आएगा आपके हाथ में। फिर तो जो फोन बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी बिल्कुल अवेयर मोड में आ जाएंगी, और जो अनस्किल्ड लेबर था, जो खुराफातों में घूम रहा था, अनसोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, वो भी इसके अंदर लग जाएगा। भाई आप चला लो, देखो गाड़ी चलाओ, डिलीवरी बॉय पीछे बैठेगा, वो सब डिलीवरी करेगा। तो बहुत सारी चीजों में मतलब ये बिल्कुल एक नया टॉपिक मतलब मेरे ही दिमाग में आया है। अभी इसमें कोई रिसर्च मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा हुई है। तो इसमें अगर आप देखते हैं, अभी हम कल आपको और पूरा बताएंगे। अभी तो ये चैप्टर बस एक शुरुआत का था, अभी आपको उसको पूरा इसका डिटेल देंगे। उसके बाद आप इस पर सोचिएगा कि क्या इसमें कुछ हमारे लिए गुंजाइश है कि नहीं। यस मैम, तो हाँ, और कोई प्रॉब्लम हो? बहुत होता 1.5 घंटा बोलना और समझना। श्यामदेव जी कोई दिक्कत? नहीं मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लगभग समय भी आपका पूरा हो गया है और बहुत कुछ दिमाग में बैठ भी गया है, तो ज्यादा फिर ओवरफ्लो हो जाता ना, तो पहले उसको बैठ जाने दीजिए आराम से। फिर कल कुछ और चर्चा करते हैं, और तब तक आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ नया जरूर आएगा। खुराफात भी हो सकती है और कुछ नाइस थॉट्स भी हो सकते हैं। विख्यात और कुख्यात 2 शब्द होते हैं ना, ख्यात तो दोनों ही है। तो वही है कि अच्छे विचार भी आ सकते हैं और कुछ बुरे विचार भी आ सकते हैं। कल ना आए और मैडम कल आए, दोनों चीजें हो सकती ना, तो वो भी विचार करने का मौका मिलेगा आपको। ठीक है फिर, और कल तक आप लोग विचार करिए और कल आपसे फिर दोबारा मिलते हैं। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। ओके ओके।